हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय 1 संख्या पद्धति, प्रश्नावली 1.5 आज आपको इसके सवाल नंबर 3 से हल कराऊंगा। इसके पहले वीडियो में सवाल नंबर 1 और 2 हमने हल कर लिए थे। आज मैं ऑनलाइन क्लासेस का कक्षा 9 का 17वां वीडियो लेकर आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपने अभी तक यदि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो प्रिय बच्चों, अब हम आज प्रश्नावली 1.5 के सवाल नंबर 3 से शुरुआत कर रहे हैं। देखो, आपकी पुस्तक में लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। पिछले कक्षा में पढ़ा है कि पाई बराबर किसका अनुपात होता है? एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। देखो, प्रश्न में लिखा है पाई बराबर एक वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। हमारे सवाल में ये लिखा है कि पिछले कक्षा में पढ़ा है कि पाई को एक वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। अर्थात इसका मतलब हुआ पाई बराबर वृत्त की परिधि को मतलब सी से नोट किया गया है और वृत्त के व्यास को डी से नोट किया गया है। तो पाई बराबर सी बटा डी हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। यहाँ पाई का मान सी बटा डी प्राप्त हुआ। चूंकि हमने पढ़ा था अध्याय की शुरुआत में पाई एक अपरिमेय होती है और यहाँ पे देखो पाई का मान क्या दिया है? सी बटा डी। तो यहाँ अंतर्विरोध उत्पन्न हो रहा है बच्चों। अंतर्विरोध क्या? ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पाई अपरिमेय नहीं होकर परिमेय हो गया। कैसे? क्योंकि हम परिमेय संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं और यहाँ सी बटा डी हो गया। तो इस सी बटा डी देखने में कैसा लग रहा है? ये परिमेय दिख रहा है। यदि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। ठीक बात है। और यदि ये परिमेय है तो ये भी ये परिमेय होना चाहिए। अर्थात ये सी बटा डी देखने में हमको परिमेय दिख रहा है तो इसका मतलब ये भी परिमेय होना चाहिए। तो ये अंतर्विरोध महसूस हो रहा है, लेकिन यह अंतर्विरोध महसूस नहीं होगा। देखो, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए बच्चों, हम एक सर्किल बनाकर समझेंगे सवाल को। ये हमारा एक सर्किल है बच्चों और ये इसका व्यास है। ये हमारा इसका क्या है? व्यास। यहां से लेके इसका व्यास है और ये इसका इस सर्किल की परिधि है। आए समझ में? तो ध्यान देना कि मान लिया हमने इस परिधि का मान कितना मान लिया? 22 मीटर मान लिया या 22 इकाई मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे व्यास हमने कितना मान लिया? 7 मान लिया। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, यदि हम यहाँ पे देखो परिधि का मान तो 22 मान लेंगे, राइट, और यहाँ पे व्यास का मान 7 मान लेंगे, तो आप समझिए सवाल को। देखो, सी बटा डी। अब सी का मान हमने क्या माना? 22 माना और डी का मान हमने क्या माना? 7। चूंकि हम जानते हैं पाई का मान क्या होता है? 3.14 और आगे ये समथिंग आगे चलता रहता है। ठीक है, हमेशा पाई का मान सन्निकट मान प्राप्त होता है, पूर्ण मान प्राप्त नहीं होता है। चूंकि ये सन्निकट मान प्राप्त होता है, ये ऐसा मान प्राप्त होता है, इसलिए पाई कैसा मान हुआ?
अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पे पाई का मान 3.14 ये समथिंग ये आगे चलता रहता है, अशांत आवर्ती का है, तो पाई कैसे गई अपरिमेय। अब आप देखिए यहाँ पे हमने सी का मान कितना मान लिया, ये सी का मान हमने 22 मान लिया और डी का मान कितना मान लिया 7। तो ध्यान देना यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो 3.14 समथिंग आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनौसानी अनावर्ती हुई। ये कैसी हुई बेटा, अनौसानी अनावर्ती। और अनौसानी अनावर्ती संख्या कैसी होती है, अपरिमेय, राइट। तो अब आप ध्यान देना, तो हमारा सवाल है पाई को एक वर्ग की परिधि और वर्ग के व्यास के ये अनुपात में परिभाषित किया जाता है, और यहाँ बताओ हमें अंतर विरोध महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे यहां अंतर विरोध, यहां अंतर विरोध, ध्यान देना आप, अंतर विरोध नहीं हो रहा है। तो देखो देख रहे हैं सी बटा डी कैसा दिख रहा है, परिमेय संख्या दिख रहा है, लेकिन पाई कैसी होती है, परिमेय। क्यों कि पाई का मान देखो हमने मान लो परिधि कितनी मान ली हमने, इस वर्ग की परिधि सी का मान हमने 22 मान लिया और व्यास हमने 7 मान लिया। जब 22 में 7 का भाग देंगे तो 3.14 समथिंग आता रहेगा, और भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 22 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो ये कैसी संख्या प्राप्त हुई, अनौसानी अनावर्ती, अर्थात सी बटा डी। सी बटा डी कैसा प्राप्त हुआ, ये अनौसानी अनावर्ती यानी अशांत अनावर्ती प्राप्त हुई। तो ये कैसी संख्या हुई, अपरिमेय। तो जब ये सी बटा डी का मान अनौसानी अनावर्ती प्राप्त हुआ यानी अपरिमेय प्राप्त हुआ, तो सी बटा डी किसके बराबर, पाई का, और पाई और सी बटा डी बराबर जब ये अपरिमेय हो गया तो पाई भी कैसा होगा, अपरिमेय। अर्थात जब सी बटा डी अपरिमेय है तो लिखेंगे यहाँ अंतर विरोध नहीं हो रहा है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पे C बटा डी हमें कैसा प्राप्त हुआ, अपरिमेय। ध्यान देना यहाँ पे C बटा डी का मान कैसा प्राप्त हुआ, 3.14, और ये क्या कह रहा था, अनौसानी अनावर्ती, तो कैसा हुआ, अपरिमेय। तो C बटा डी का मान हमें कैसा प्राप्त हुआ, अपरिमेय। आए समझ में, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा यहाँ पे अंतर विरोध नहीं हो रहा है। आपको अच्छी तरह समझ आया बेटा। अब हम सवाल नंबर सीखेंगे 4। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 4 अब हम सीखेंगे, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित। तो बच्चों जरा ध्यान से समझना, महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छी तरह समझना। हमने संख्या रेखा पर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 सीख लिया। अब हम सीखेंगे संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित करना। अच्छे से सीखना बच्चों। जिस वर्गमूल को संख्या को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, आपको समझने के लिए बच्चों सबसे पहले जो मान दिया है उसी नाप का अपन को एक रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम 9.3 का एक रेखाखंड खींचेंगे, राइट। मान लो अपन ने यहां लिख दिया AB, ये हमने कितना खींचा, 9.3।
अब आप ध्यान देना बच्चों, यहां से लेके 1 सेमी का अपने आप मन से खींच देना, क्योंकि देखो ध्यान से हमारे पास ये बी बराबर कितना है 9.3, यहां से लेके यदि हम ध्यान देना हम AB बटा 2 इसका आधा करना चाहेंगे तो कितना होगा 9.3 बटा 2। अब आप ध्यान देना 2 चौके 8 बच गया 1, फिर 2 पंजे 2 छीके 12, 2 चौके 8 बच गया 1, 2 छीके 12 4.65। ध्यान देना यहाँ पे 2 चौके 8 बच गए 2 छीके 12 बच गए, तो 4.65 हो गया। आप अच्छी तरह सीखना, सबसे पहले अपन को क्या करना है, अच्छी तरह सीखना 9.3 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे यहाँ तक। अब अपन यहां से 1 सेमी और रेखाखंड खींचेंगे, यहां से लेके यहां तक, मान लो सी लिख दिया हमने। तो अब आपके समझ में आ गया AC, AC का मान कितना हो गया बच्चों 9.3, ध्यान देना प्लस 1, ये 1 और जोड़ देंगे हम, क्योंकि AC यहां से लेके देखो यहां से लेके AB कितना 9.3, तो AC का मान कितना होगा, इस 9.3 में 1 सेमी हम जोड़ देंगे। तरीका सीखने का, आप पहले 9.3 सेमी का रेखाखंड खींचना AB, फिर इस B को C तक यानी 1 सेमी का और आगे बढ़ा देंगे, तो AC का मान कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 10.3 सेमी, राइट। अब आप ध्यान देना, हम यदि AC का आधा करना चाहें तो AC बटा 2 कितना हो जाएगा 5.15, 10.3 में 2 का बाद देने पर कितना गया 5.5। अब ये 5.15 से हम प्राप्त करेंगे, तो आपको पहला काम क्या करना है, AB बराबर 9.3 सेमी रेखाखंड खींचना है यहां से लेके यहां तक, फिर BC को 1 सेमी तक बढ़ाएंगे, तो ये AC पूरा कितना बन जाएगा 10.3 सेमी का बन जाएगा। अच्छी तरह 2 बार समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, प्रकार से इस AC का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन कैसे करते हैं बच्चों, आपको सिखा रखा है, किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजन करने के लिए हम प्रकार को यहां से लेके आधे से ज्यादा खोलेंगे, प्रकार को आधे से ज्यादा लेके खोलेंगे तो A और C बिंदु से 2 बार चाप ऊपर काटेंगे, 2 बार चाप नीचे। मान लो A से चाप काट दिया यहाँ ऊपर, फिर C से चाप काट दिया ऊपर, फिर A से चाप काट दिया नीचे, फिर C से चाप काट दिया नीचे। इस प्रकार ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, समद्विभाजन प्राप्त हो गया, राइट। मान लो यहाँ पे हमने एक बिंदु लगा दिया D, क्या बिंदु लगा दिया D, तो अब आपके समझ में आ गया बच्चों, देखो ये AD बराबर क्या प्राप्त हो गया CD, और दोनों कितना प्राप्त होगा 5.15 सेमी, ये AD बराबर क्या हो गया CD के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस D को केंद्र मान के प्रकार में कितने त्रिज्या लेंगे, प्रकार में कितना नाप लेंगे AD के बराबर, ये AD और CD बराबर है, तो प्रकार को कितना खोलेंगे AD के बराबर खोलेंगे। अब D को केंद्र मानकर एक बार खींच देंगे, ये समझना, ठीक है। हमने यहां से लेके ये एक वृत्त खींच दिया, ये हमने एक वृत्त खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, जब हमारे पास हमने AB रेखाखंड खींचा था, अब इस B बिंदु पे हम एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा, चाहे आप प्रकाश से बनाओ चाहे चांदी से बनाओ। इस B बिंदु पे सीधी रेखा खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। हमने बिंदु का नाम दे दिया मान लो E, और यहां बन गया समकोण। अच्छे से सीखना बच्चों। अब आपके समझ में आ गया कि हमारा यहाँ पे देखो, हम इस D को इससे मिलाएंगे। अब देखो ये AD बराबर कितना है, यहां से लेके हमारे पास 5.15 सेमी, ये लो। इसका मतलब ये AD, ये CD और D तीनों बराबर होंगे, क्योंकि ये नाप और ये नाप बराबर है। अरे प्रकार हम खोलेंगे, प्रकार खोलेंगे तो जैसे हमने ये खींचा सर्किल, तो यहाँ पे ये नाप और ये नाप बराबर तो होगा, त्रिज्या समान होती है, तो ये नाप कितना होगा 5.15 सेमी। अब देखो बच्चों, ये पूरा कितना था हमारे पास में
10.3 सेमी, और यहां से लेके देखो, चूंकि यहां से लेके ये 1 सेमी है, तो देखो ये 5.5 सेमी था पूरा, यहां से लेके ये पूरा कितना है 5.15 सेमी। इसमें से 1 सेमी कम हो जाएगा, ये 1 सेमी इसमें से हम कम कर देंगे, तो देखो 1 कम कर देंगे, कितना बच जाएगा 4.15 सेमी। तो यहां से लेके इसका मान कितना बच गया, यहां तक 4.15 सेमी। तो ये मान हमारे को कितना प्राप्त हुआ 4.15 सेमी, और ये मान कितना प्राप्त हुआ 5.15 सेमी। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज हमारे पास में कौन सा है, DBE, त्रिभुज DBE में ये कोण B कितना लिखा हमने 90 डिग्री लिखा। अब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो यह पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाती है बच्चों। कौन सी प्रमेय लागू हो जाती है, पाइथागोरस प्रमेय। इसका मतलब क्या होता है, इसके अनुसार होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमारे पास कर्ण कौन सा है 5.15 स्क्वायर, और आधार कितना है 4.15 स्क्वायर, और लंब ये हमारे पास लंब कौन सा है BE, ये हमारा लंब कौन सा है BE। इस लंब का मान क्या करेंगे देखना, सीधे समझना आप। इस पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गई, अब वो कैसे करेंगे, इसका जगह पक्षांतर तो लिखेंगे, इसलिए BE स्क्वायर बराबर, ध्यान देना 5.15 का स्क्वायर, इसका पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा, तो माइनस का बन गया 4.15 स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे बच्चों, जरा ध्यान देना आप। इसलिए BE स्क्वायर बराबर, अब देखो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के सरल समीकरण लागू होगी, आपको सीखा रखा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होती है A प्लस B और A माइनस B, अर्थात इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे हम। तो ध्यान दो 5.15 प्लस 4.15, एक बार जोड़ेंगे 5.15 माइनस 4.15, तो BE स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 9.30 इंटू, बीच इंटू बचे नहीं है, इसमें जब कम करेंगे तो कितना बच जाएगा 1। तो ये प्राप्त हो गया हमको BE स्क्वायर बराबर 9.3। अब हम दोनों और वर्गमूल लेंगे, दोनों और क्या लेंगे वर्गमूल, दोनों और वर्गमूल लेने पर तो देखो इसका वर्गमूल क्या बन जाएगा BE, और इसका वर्गमूल आ जाएगा √9.3। तो इस BE का मान कितना प्राप्त हुआ हमको, √9.3 प्राप्त हो गया, इसका मान √9.3 प्राप्त हो गया। अब यहां से अपन रेखा खींच देंगे आगे तक, ये मान लो यहां से शुरुआत करेंगे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो देखो अब जैसे हम प्रकार में नाप लेंगे इस BE के बराबर, तो BE के बराबर नाप लेंगे, यहां से चाप काटेंगे, ऐसे चाप काटेंगे हम इस B बिंदु से, तो यहां से हम चाप काटेंगे तो ये चाप आएगा 3 और 4 के बीच में, और यहां में मान लो बिंदु का नाम दे दिया F, बिंदु का नाम क्या दे दिया F। तो देखो यहां पे हमारे पास ये BF बराबर कितना होगा √9.3 होगा। यहां से BF हमारे को कितना प्राप्त होगा √9.3 प्राप्त होगा। तो अच्छी तरह समझना, पहले हमको क्या करना है 9.3 सेमी का रेखा खींचना, यहां से लेके यहाँ तक ये भी, फिर 1 सेमी बढ़ा देंगे, फिर हम इसका समद्वि विभाजन करेंगे, ये हमने कर दिया। फिर ध्यान देना ये BD के बराबर 5.15 सेमी हो जाएगा, ये एक चाप काट देंगे, सर्किल बना देंगे हम। अब यहां से इसको मिलाएंगे तो ये 5.15 हो जाएगा, ये 4.15 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसका मान ज्ञात कर लिया लंब का √9.3। अब प्रकार में BE के बराबर नाप लेंगे और B को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4 के बीच में, और नाम दे दिया F, तो ये BF यहां से लेके ये हो जाएगा √9.3, राइट। देखिए बच्चों सवाल नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, आपको अच्छे से सीखा रखना है। देखो पहला सवाल
1/7। तो आपको कैसे सिखाया था हमने कि सबसे पहले दी गई संख्या लिख दो आप, फिर इसके हर से गुणा कर दो, अंश व हर को। इसका हर कितना है? वर्गमूल 7 है, तो गुणा करेंगे वर्गमूल 7/7। अब आप ध्यान दीजिए, वर्गमूल 7 को 1 से गुणा करने में कितना प्राप्त होता है? वर्गमूल 7 प्राप्त होता है। नीचे वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से गुणा करेंगे तो साधारण की 7 संख्या हमको प्राप्त होती है इन दोनों को गुणा करने पर। तो पहला उत्तर आ गया वर्गमूल 7/7। देखिए सवाल नंबर 2, इसमें लिखा है 1/7 माइनस वर्गमूल 6। अब इसके इस हर का परिमेयीकरण हमको करना है, अर्थात इस हर का परिमेयीकरण करने का मतलब है इसको परिमेय संख्या बदलेंगे हर को। अभी ये परिमेय है तो इसको परिमेय कैसे बदलेंगे? इस दी गई संख्या को अंश व हर को हम इस हर से गुणा करेंगे चिन्ह बदलकर। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/7 माइनस वर्गमूल 6 गुणा, अब ये संख्या लिखेंगे चिन्ह बदलकर, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, फिर वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। अब इसको आगे कर देंगे, पर देखो ध्यान से, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये संख्या वापस प्राप्त होगी, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। इधर ये हमने कुछ कहा था a स्क्वायर हमारे b स्क्वायर की बन जाती है। देखिए वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस ये वर्गमूल 6 का स्क्वायर। आगे इसको यहां कर रहा हूं मैं, ऊपर कर देता हूं। देखो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 का स्क्वायर 7 बन जाता है और वर्गमूल 6 का स्क्वायर 6 बन जाता है। तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, 7 से 6 गया तो 1, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये दूसरा सवाल हमको प्राप्त हो गया। अब आपको देखो अच्छी तरह 2 सवाल समझ में आ गए। अब इसके बाद देखो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हम सीखेंगे, आपको पहला और दूसरा में सिखा दिया। अब सवाल नंबर 3 मैं जो सवाल 3 और 4 आप स्वयं करना, इसी को देखिए, क्योंकि मैंने आपको इस टाइप के काफी सवाल बता दिए हैं। पहला मैंने सिखा दिया और दूसरे भी मैंने आपको सिखा दिया। अब तीसरा सवाल और चौथा सवाल आप स्वयं करना, मैं आपको ये होमवर्क के रूप में डाल रहा हूं आज। देखो होमवर्क में आप इस 5वें का, क्वेश्चन 5वें का ये तीसरा और चौथा सवाल स्वयं करना है। तो आपको ये अच्छी तरह सवाल समझ में आ गए। हरों का परिमेयीकरण करना, अर्थात इस हरों को हमको परिमेय संख्या कैसे बदलनी है बेटा? अंश व हर को हर से गुणा करके। तो मैंने पहला दूसरा बता दिया, तीसरा और चौथा आपको स्वयं करना है।